मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का कॉम्बो है ये वीडियो, और इसमें अब तक 14 सवाल यूपीएससी सी सेट में 2011 से अब तक आए हैं। वो 14 के 14 सवाल इस वीडियो में मैं आपको सोल्व करा रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में ये कह रहा है, ये है सी सेट 2011 का सवाल है। क्वेश्चन में कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द आइटम दैट फॉलोज। ए स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 4 रेक्टेंगल्स एज शोन अबव। कहते हैं कि वर्ग को 4 आयतों में बांटा गया है। 4 आयतों में बांटा गया। आराम से समझना, जल्दबाजी नहीं करेंगे, तरीके से सवाल समझने की कोशिश करेंगे। कहता है दोस्त, ये कोई वर्ग है, ठीक है जी। इस वर्ग को हमने 4 रेक्टेंगल में बांटा हुआ है। इस तरीके से 4 रेक्टेंगल में बांटा हुआ। मजे की बात यह कि इसका एरिया 15 है और इसका एरिया 48 है। ये बात भी ठीक है। अगली चीज वो कह रहा है, स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 4 रेक्टेंगल एज शोन अबव, यानी बिलो, जो नीचे फिगर है इसमें, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर नेचुरल नंबर। कहते हैं ये सारी जो साइड है ये नेचुरल नंबर में। द एरियाज ऑफ 2 रेक्टेंगल्स इंडिकेटेड इन द फिगर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। तो कहता है स्क्वायर की हर एक साइड की लेंथ क्या होगी। तो मतलब मुझसे पूछ रहा है कि ये बड़े वाला जो वर्ग है इसकी साइड की लेंथ क्या होगी। तो मेरे बच्चे, अगर मैं मान लीजिए मैं इसे x मान लूं, इसे मैं y मान लूं, इसे मैं a मान लूं, इसे मैं b मान लूं, तो आप ये बात तो जानते हैं कि इस वाली रेक्टेंगल के एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी x इंटू वाई, और ये वैल्यू दे रखी 15। साथ के साथ मैं और आप मिलकर ये बात भी समझ रहे हैं कि ये भी एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी a इंटू बी। ये होगा मेरे बच्चे 48। इससे भी बड़ी मजे की जो बात है वो ये कि x और y, a और b, ये चारों के चारों पूर्णांक है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, डेसिमल में कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन असली जो चीज है वो ये कि मेरे बच्चे, वर्ग की जो भुजा हो गई वो इस वाले वर्ग, ये वाली लेंथ हो गई x प्लस बी, और ये वाली लेंथ क्या होगी y प्लस ए। तो ये तो वर्ग है, और अगर वर्ग है मेरे बच्चे तो इस बात को मुझे और आपको मिलकर समझना होगा कि भाई x प्लस बी भी वर्ग की ही भुजा है और y प्लस ए भी वर्ग की ही भुजा है। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि वर्ग की भुजा है। अब आपको, जो समझदार बच्चा, वो दो चीजें सोचेगा, यार 15 के ऐसे दो टुकड़े करो जो इंटीजर हो। तो आप कहेंगे 1 और 15, 3 और 5। 48 के टुकड़े करो तो 1 48, 2 24, 3 16, 4 12, 6 8। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों, कहानी को समझना क्या है। कहानी ये है मेरे बच्चे, ध्यान देना कि मुझे एक्स वाई ए और बी की जो छटनी है वो इन्हीं इन्हीं नंबर्स में से करनी है और उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। अगर मेरे भाई मैं एक्स की वैल्यू 1 ले लूं और वाई की वैल्यू मैं 15 ले लूं, पहले वाले में 1 और 15 ले लूं, तो मुझे ये देखना है कि भाई इन दोनों का जो जोड़ आएगा वो 15 से बड़ा आना चाहिए। इन दोनों का जोड़ 15 से बड़ा आना चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे ए भी जोड़ना है। तो बी की वैल्यू हर हाल में मुझे जो भी लेनी होगी 15 से बड़ी लेनी, मतलब सॉरी, अगर मुझे 15 से बड़ा जोड़ लेके आना है तो 14 से तो बड़ी लेनी होगी। अगर मैं 14 भी लूंगा तो 14 और एक 15 बनेगा, जबकि और भी जोड़ना है, यानी मुझे 14 से बड़ी वैल्यू तो लेनी होगी। तो मैं बी की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5 है, मतलब भाई ये 1 48 48 एक दोनों पेयर पॉसिबल है। तो मुझे बी की वैल्यू 16 24 48 में से कुछ ले सकते हैं। बी की वैल्यू 16 ले सकता हूँ, 24 ले सकता हूँ, 48। अगर मैं बी की वैल्यू 16 लूंगा तो ए की वैल्यू 3 लूंगा, 24 लूंगा तो 2 लेनी होगी, 48 लूंगा तो 1। आप कहेंगे सर सेटिस्फाई ही नहीं हो रही, क्योंकि 16 और 1 17, 15 3 18, 24 और 1 25, 15 और 2 17, 48 और 1 49, 15 और 1 16, बराबर ही नहीं आ रहे। हाँ है ना मेरे बच्चे, मेरी बात समझे कि नहीं समझे।
ये बराबर आएंगे ही नहीं। आप अब दूसरा एक्सपेरिमेंट यहां ये करेंगे कि सर इस 15 को उठा के मैं यहां टेक लेता हूं, इस 15 को इस बार यहां कर लेते हैं, यहां ले लेता हूं एक। भाई 15 एक भी तो टुकड़ा हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इस तरीके से आपको कुल मिला के इन सवालों में एक्सपेरिमेंट करना होगा। अब एक्सपेरिमेंट करते करते एक ही चीज समझनी है, एक्स वाई ए और बी ऐसे टुकड़े लेने हैं जो इंटीजर हो, और एक्स और बी का जो जोड़ हो वही जोड़ ए और वाई का हो। तो अगर मेरे बच्चे में एक्स को 3 ले लेता हूं, एक्स को 3 ले लेता हूं और बी को मैं 8 ले लेता हूं मान लो, तो 3 और 8 क्या हुआ 11। तो वाई मेरा 5 हो गया और ए हो गया 6, तो 5 और 6 भी क्या बन गया 11। सेटिस्फाई कर गया, बात ही खत्म। इसका मतलब एक्स की वैल्यू अगर मैं 3 ले रहा हूं तो बी की वैल्यू मुझे 8 लेनी पड़ेगी, और अगर मेरे बच्चे वाई की वैल्यू में 5 ले रहा था तो एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू मुझे 6 लेनी होगी। 5 6 11, 8 3 11, यानी वर्ग की भुजा की लंबाई 11 आ गई। तो इस तरीके से डाटा सेट करना पड़ेगा, और ये थोड़ा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। और अगर आप इस तरह लॉजिकल नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर आपको हर एक के साथ अप्लाई करके देखना पड़ेगा। 5 यहां लेते हैं, 3 यहां लेते हैं, तो 5 और 8 13, 3 और 6 9, ये सेट ही नहीं होगा। तो इस तरह सेट करना पड़ेगा। और देखो है क्या कि वेरिएबल आपके पास 4 हैं और इक्वेशन एक ही बन रही है, तो सोल्व की नहीं जा सकती, आपको लॉजिकल ही इसको ब्रेक करना होगा मेरे बच्चे। देखो दोस्त, 4000 की आबादी वाले गांव में प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की जरूरत होती है। एक टैंक है जिसका पैमाइश 20 गुना 15 गुना 6। टैंक जो है घनाभाकार है, क्यूबोइडिकल शेप, और क्यूबोइड का जो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, यानी 20 गुना 15 गुना 6। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो वॉल्यूम आया ये आया क्यूबिक मीटर में, और 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम जो होता है वो मेरे बच्चे 1000 लीटर के बराबर होता है। 1000 घन सेंटीमीटर जो होता है मेरे बच्चे, ये रहता है 1 लीटर के बराबर। अब यहां नीचे ये कहानी लीटर में है, ये घन मीटर में आया, तो इसे 1000 से गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा लीटर में, यानी इतना पानी इस टंकी में आ रहा है। सवाल में कह रहा है कि भाई जो गांव वाले हैं 4000 लोग डेली के 150 लीटर खाते हैं या पानी पीते हैं, तो 4000 लोग अगर 150 लीटर डेली यूज करेंगे तो डेली पानी इस्तेमाल हो रहा है इतना, और टोटल अवेलेबल है इतना, तो कितना टाइम लगेगा। देखो जी, 3 जीरो से तो 3 जीरो निमटाओ, 1 जीरो से 1 जीरो निमटी। अब 15 चौकू, अच्छा 15 से 15 गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इसका मतलब 3 दिन तक ये कहानी सेट रह पाएगी। 3 दिन मेरे बच्चे ये व्यवस्थाएं चल पाएगी। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए भाई, ये है यूपीएससी सीसेट 2015 का सवाल। सवाल में कह रहे एक समतल में रेखा एक्स वाई पर लंबवत है। देखो दोस्त, ये कोई लाइन है एक्स, ठीक है जी, और ये वाई पर लंबवत है। जितनी इंफॉर्मेशन है उतनी लेते रहते हैं, ये एक्स और ये वाई, ये परपेंडिकुलर है। अगली लाइन में कह रहा है, तो कह रहा है कि लाइन एक्स जो है वो वाई के तो पैरेलल, वाई के तो परपेंडिकुलर है लेकिन जेड के पैरेलल है। अगर जेड के पैरेलल है राजा, तो मतलब इसी के पैरेलल एक लाइन और खींच दो, तो यानी ये जेड हो गई आपकी, ठीक है जी। अब अगली लाइन में कह रहा है कि एक लाइन यू है जो परपेंडिकुलर है वी और डब्ल्यू के, उससे तो बात बनेगी नहीं। अगली लाइन को पकड़ के चलते हैं जहां रिलेशन दिए इन तीनों। कहता लाइन एक्स जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन वी के, कहता लाइन एक्स जो है ना वो परपेंडिकुलर है लाइन वी के, तो एक्स वी पे परपेंडिकुलर तभी होगी जब ऐसी पोजीशन बनाएगी। आपने कहा ठीक है, यानी ये परपेंडिकुलर होगी, तो ये लाइन हो गई वी। अब आगे कह रहा है यहां वाले में कि लाइन यू इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन वी एंड डब्ल्यू। कहता है यू जो लाइन है ना वो ऐसी है जो वी और डब्ल्यू दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। रेखा यू रेखाओं वी तथा डब्ल्यू दोनों पर लंबवत है। वी और डब्ल्यू दोनों पे लंबवत है, कौन सी लाइन है भाई यू, तो इसका मतलब यू तो लाइन ऐसी आएगी हर हाल में, तो ये लाइन यू होगी।
भाई यू जो लाइन है वो वी के भी परपेंडिकुलर है और डब्लू के, तो डब्लू लाइन ऐसी आएगी, तभी तो ये यू लाइन इसके परपेंडिकुलर और इसकी परपेंडिकुलर होगी। अब सवाल में कह रहा है कि यार बताओ क्या क्या रिलेशन है, जेड यू डब्लू क्या पैरेलल है, तो जेड यू डब्लू नहीं, ये पैरेलल नहीं है। एक्स वी वाई क्या पैरेलल है, एक्स वी वाई ये भी पैरेलल नहीं है। जेड वी यू आर परपेंडिकुलर टू डब्लू, कहता है डब्लू के परपेंडिकुलर है, वी तो परपेंडिकुलर है ही नहीं भाई। और डी ऑप्शन है एक्स ना वाई वी डब्लू, वाई वी डब्लू क्या पैरेलल है, हाँ जी मेरे बच्चे, ये तीनों ही लाइनें आपस में पैरेलल है। देखो दोस्त, सवाल में कह रहा है 2016 का क्वेश्चन है, सी सेट का क्वेश्चन में कह रहा है कि रेक्टेंगुलर पीस है 12/8 का, उसे मोड़ तोड़ के ना एक परफेक्ट क्यूब बनाना है, बंद बंद डब्बा बनाना है। तो बेसिकली क्या है, इसमें फोल्ड वर्ड नहीं लिखा कि फोल्ड करके बनाना है। अगर फोल्ड करके बनाना है तो हमें यह भी सोचना होगा कि वो किस साइज का बनेगा और कितनी मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। या तो सिंपल बनाने की बात कही है, तो आप सीधा सीधा सरफेस एरिया को चेक करिए। भाई रेक्टेंगल का सरफेस एरिया हुआ 12x8, लंबाई गुना चौड़ाई, और इससे मिलके जो क्यूब बनेगा उस क्यूब का भी सरफेस एरिया वही होगा जो ये होगा, क्योंकि इसी को तो फोल्ड करके बनाया गया है, मतलब इसी को तो मोड़ तोड़ के काट पीट के बनाया गया है। तो भैया जो क्यूब बनेगा उसका सरफेस एरिया होता है 6a²। तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, तो a² बराबर 16, तो a की वैल्यू आई 4। इसका मतलब मेरे बच्चे जो क्यूब बनेगा उसकी साइड की लेंथ आएगी 4। आइए मेरे बच्चे देखिए, छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, कुछ भी मान लीजिए 10 दे दी, और आपसे कहे कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इंटू बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछे, इसकी मेरे बच्चे मैक्सिमम वैल्यू पूछे, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, यानी जो इसका अधिकतम मान होगा ना मेरे बच्चे, वो हमेशा ही तभी पॉसिबल होगा जब a और b आपस में बराबर होगा। तो a प्लस बी 10 है, तो a और b बराबर लेंगे तो 5 5, तो 5 5 25, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 25 होगी, 25 से बड़ी जा ही नहीं सकती। तो मेरे बच्चे इस वाले सवाल पे अगर ध्यान दें तो सवाल में कह रहा है ना, एग्रीकल्चर फील्ड इज इन द शेप ऑफ इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ x1 मीटर एंड x2 मीटर, और सवाल में कह रहा है कि x1 और x2 दोनों का जोड़ दे रखा है हमने 40। तो कह रहा है इसका एरिया, तो रेक्टेंगल के एरिया होगा दोनों साइडों का प्रोडक्ट x1 इंटू x2। तो मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि यार इसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम एरिया अगर इसका पूछ रहा है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों बराबर होंगे। तो भाई 40 के 2 टुकड़े करेंगे तो 20 20 आया, बराबर टुकड़े करने तभी मैक्सिमम आएगा, तो 20 गुना 20 400। तो इसका मैक्सिमम एरिया 400 होगा, 400 से ऊपर जा ही नहीं सकता किसी हालत में। देखिए भाई सी सेट 2016 का सवाल है, यार एक सिलेंड्रिकल ओवरहेड टैंक है, ये कोई बेलनाकार टैंक है मेरे बच्चे। इस बेलनाकार टैंक की जो रेडियस है वो 2 है और हाइट मेरे बच्चे 7 है। इज टू बी फिल्ड फ्रॉम एन अंडरग्राउंड टैंक, क्या था इसको भरा जाना है एक अंडरग्राउंड टैंक से। तो मेरे बच्चों ये बताना इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आप कहेंगे पाई यानी 22/7 r² यानी 2 का वर्ग 4 गुना h, यानी इतना पानी इसके अंदर आएगा। मेरे बच्चे अब ये देखते हैं कि जिस चीज से इसे भरना है वो एक क्यूबॉइडिकल टैंक है, अंडरग्राउंड में बना हुआ है। इस क्यूबॉइडिकल टैंक से हमें इसे भरना था, तो इससे पानी इसके अंदर डालना है, तो नेचुरल सी बात है इसमें पानी ज्यादा होगा तभी ये भरा जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है जी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू लेंथ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 5.5 गुना 4 गुना 6, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि इनके वॉल्यूम का रेशियो कितना है। तो देखो यार पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लिख देते हैं, खत्म कहानी। 7 से 7 निमटा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10 आया, 2 दूनी 4 से 4 गया, अब 2 दूनी 4, 2 दिया 6। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वॉल्यूम अगर 3 यूनिट है ना, तो इस
टैंक में जो पानी आएगा वो 2 यूनिट आएगा, तो 3 में से 2 भाग तो इस टैंक में ही आ जाएगा पानी, बचा कितना? 1 भाग। तो यानी 1/3 भाग बचा, यानी 3 में से 2 भाग यूज हो गया। समझ गए ना? 2/3 आया, तो 3 में से 2 भाग तो यहीं भरा जाएगा, तो बचेगा कितना? 1। तो सवाल ने ये पूछा कितना हिस्सा अभी भी पानी का बचा हुआ है इसके अंदर, तो 1/3 हिस्सा मेरे भाई अभी भी बचा हुआ है। एक कमरे की 2 दीवार और छत एक बिंदु पी पर समकोण पर मिलते हैं। कहता है 2 walls and a ceiling of a room met at a right angle at a point P. A fly is in the air 1 meter from one wall, 8 meter from the other wall, and 9 meter from the point P. How many meter is the fly from the ceiling? देखो यार, इसे थोड़ा बनाते हैं तब पल्ले पड़ेगी बात। ये कोई मेरे भाई कोई कमरा होगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब ध्यान देना भाई, आपको एग्जैक्ट एक बार चीजें समझ में आ गई ना, फिर खेल बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये मेरे बच्चे कोई क्यूबोइडिकल शेप का कमरा है। सवाल में कह रहा है कि कोई बिंदु है पी, ये कोई पॉइंट है पी, ठीक है जी। एक कमरे की 2 दीवारें, एक दीवार ये वाली है और एक दीवार ये वाली है। कहते हैं इन 2 दीवारों और छत एक बिंदु पी पर समकोण पर मिलते हैं, ठीक है। एक मक्खी एक दीवार से 1 मीटर दूरी पर है, इस वाली दीवार से 1 मीटर दूरी पे यहां होगी, तो ये डिस्टेंस हो गई 1 मीटर, ठीक है। एक मक्खी एक दीवार से 1 मीटर और दूसरी दीवार से 8 मीटर की दूरी पर है, और ये वाली जो दीवार होगी ना, इस वाली समझो, ये वाली 1 मीटर ले लेते हैं और ये वाली 8 मीटर ले लेते हैं ताकि ठीक सा लगे। मेरी बात समझ गए? यानी कमरे की एक दीवार से 1 मीटर और दूसरी दीवार से 8 मीटर दूरी पर ये कोई बिंदु है, और बिंदु पी से 9 मीटर है, और कहता है ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये मेरे भाई है 9 मीटर, ये 9 मीटर की दूरी पर है, हवा में है। तो मक्खी छत से कितने मीटर की दूरी पर है? तो आपको ये बताना कि मक्खी छत से कितनी दूरी पर है, यानी ये डिस्टेंस मक्खी की कितनी है, यानी छत से कितनी दूरी पे, ये मेरे बच्चे सवाल है। देखो यार, इसमें थोड़ा सा गहराई में समझाना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ये इतना हल्के पे समझ नहीं आएगा। आओ।
अब मेरे बच्चों करना क्या है, इस वाले क्यूब को समझो यहां सेट करना है किसी भी एक कोने पे। तो ये पूरा सेट नहीं होगा बल्कि आधे में आके सेट होगा। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझाना क्योंकि 3D फिगर है, और ये जो भुजा है ये हैंग क्यों हो रहा है बोर्ड। देखो शायद आप समझ पाए, ये मेरे बच्चे इसके मिडवे पे सेट हो रहा होगा, ये थोड़ा फिगर इस तरीके से सेट हो रहा होगा, इसके किसी एक कोने पे समझना। अब यहां से जो ये दूरी है ना, ये 8 दे रखी है, और उस वाली दीवार से ये जो दूरी दे रखी है, ये वाली दूरी 1 है, और ये जो डायगोनल है ना इसका, ये जो विकर्ण है इसका, ये वाला, ये डायगोनल मेरे बच्चे इसका दे रखा कितना 9। ऐसे सवाल कह रहा है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि क्यूबॉइड के अंदर एक क्यूबॉइड एक कोने में घुसा हुआ है। ठीक है, तो इस क्यूबॉइड की ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, और इसकी हाइट मान लेते हैं एक्स। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखोगे तो ये जो डायगोनल है ना, ये बेसिकली इस वाले क्यूबॉइड का डायगोनल है, छोटे वाले का। तो डायगोनल का फार्मूला होता है लेंथ का स्क्वायर यानी 8 का वर्ग जमा 1 का वर्ग जमा एक्स का वर्ग बराबर होगा 9 का वर्ग। ये होगा मेरे बच्चे डायगोनल का फार्मूला। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे तो 9 का वर्ग हुआ 81, 8 का वर्ग 64 और एक 65 घटाएंगे तो 11 में 5 गया 6, और 7 में 6 गया 1, तो यह आया 16। तो x की वैल्यू आई 4। इसका मतलब जो छोटा क्यूब इसके अंदर बनेगा ना, इस क्यूब की डायमेंशन होगी 4, यानी इसकी हाइट होगी 4। तो यानी जो ये पक्षी है ये ऊंचाई से 4 मीटर नीचे उड़ रहा होगा, और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ कि यार कितने मीटर नीचे उड़ रहा होगा। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 4 मीटर नीचे उड़ रहा होगा। देखिए मेरे बच्चे, ये सी सेट 2018 का नंबर ऑफ पॉलीगन का। तो पॉलीगन में अगर हमें डायगोनल पूछ रहा है तो डायगोनल निकालने का फार्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। तो देखो यार कितने साइड है उसकी, 8 साइड है, तो 8, 8 में 3 गया 5 बटे 2, 2 चौक 8 5 चौक 20। तो मेरे बच्चे मेरा सही आंसर आ जाएगा 20, यानी ऑप्शन ए। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि 12 इक्वल स्क्वायर्स आर प्लेस्ड टू फिट ए रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल 5 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है दोस्त, इस रेक्टेंगल में हमें बराबर 12 वर्ग सेट करने हैं। 12 इक्वल स्क्वायर्स आर प्लेस्ड टू फिट ए रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल 5 सेंटीमीटर, और डायगोनल है 5 सेंटीमीटर। देर आर 3 रोज कंटेनिंग 4 स्क्वायर्स ईच। कहता है 3 लाइनें हैं और हर एक लाइन में 4 स्क्वायर है। तो 3 लाइनें, एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। ठीक है भाई, अब देखना दोस्त, कहानी कहाँ है। थोड़ा सा इसको ना डाटा को सेट करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। तो देखो यार है क्या कि हर एक में 4 पीस है। 2 3 4,
अब ध्यान देना, कहता है 5 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक आयताकार में बराबर 12 बराबर वर्ग फिट करने के लिए रखे गए 3 पंक्तियां जिनमें प्रत्येक में 4 वर्ग हैं। कहता है ऐसे 3 लाइनें, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, हर एक में 4 वर्ग है, 1 2 3 4, तो हो गए ना 12, 4 4 8 4 12। तो अब हमसे सवाल में ये पूछ रहा है और बीच में कोई जगह नहीं छोड़ी गई, तो प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए क्या होगा। तो देखो मेरे बच्चे, एक बात बताना भाई, अगर इनमें विकर्ण इसका रेक्टेंगल का 5 है, ये थोड़ा फिगर प्रॉपर नहीं बना हुआ है, ये प्रॉपर बना होगा तो ठीक से दिखाई देगा आपको। बेसिकली ये सारे के सारे इस तरीके से इसके डायगोनल दिखा रखे हैं सवाल ने। तो हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर हर एक वर्ग की भुजा ए ए मान ली जाए, ए मान ली जाए, तो ए, तो यानी इनकी जो साइडें आएंगी ये 4a आ जाएंगे, ए, और ये वाली साइडें आ जाएंगी ए 3a। तो मोटे तौर पे बात की जाए तो राजा बाबू, अब कहानी को समझना, अगर ये बीच की लाइनें हटा दी जाएं तो क्या मैं आपसे इस बात पे चर्चा कर सकता हूं कि ये डायगोनल क्या होगा। तो आप कहेंगे हाँ सर, रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना अपने को आता है। कैसे? ये सर ये हो जाएगा 3 इसका वर्ग जमा इसका वर्ग, तो सोल्व करोगे तो मेरे बच्चे ये आएगा 5a, निकालोगे तो ये आएगा 5a। वैसे भी ट्रिपलेट होता है 3 4 5, और डायगोनल की वैल्यू इधर रखी 5, तो मतलब ए की जो वैल्यू आएगी 1 आएगी, और ए की वैल्यू 1 आई तो 4a इक्वल टू 4 आ गई, 3a इक्वल टू 3 आ गई। मतलब ये साइड 4 है और ये साइड 3 है, तो मतलब हर एक वर्ग की जो भुजा है वो एक एक है। तो वर्ग का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो अगर साइड की लेंथ 1 है तो एरिया होगा 1 का वर्ग 1। तो यही मेरे बच्चे हमसे सवाल में पूछा गया था कि एरिया क्या होगा, तो आंसर होगा 1। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कल इज 2। कहता है एक वर्ग और एक सर्कल है, इसके मिनिमम जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकते हैं वो 2 ही हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते। ऐसा गलत है कहना। क्यों गलत है? जैसे मान लो यार ये सर्कल है, अगर दोनों यहां आ जाए तो ये किसी एक ही पॉइंट पर निकालेगा, टच करेगा या इसको इंटरसेक्ट करेगा, हाँ है ना? तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। वैसे एक बात बता रहा हूं, पहली स्टेटमेंट गलत है। उसने कहा कि मिनिमम कम से कम 2 बिंदुओं पे तो इंटरसेक्ट करेगा। मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन ठीक है, लेकिन यूपीएससी ने पहला ऑप्शन गलत दी, मतलब ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत दिया है। मेरे हिसाब से पहला पॉइंट ठीक क्यों है, मैं अपना व्यू बता रहा हूं कि कोई चीज इंटरसेक्ट करती है ना, इंटरसेक्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिछेदन। प्रतिछेदन का मतलब काट के अंदर जाना किसी चीज के। तो जब ये अंदर जाएगी ना तो ये मिनिमम 2 पॉइंट पे काटेगी ही काटेगी। लेकिन यूपीएससी का मानना ऐसा है कि अगर यहाँ पे अगर होता है तो ये एक ही पॉइंट पे काटेगी। तो इसलिए मेरे बच्चे इस सवाल का पहली स्टेटमेंट गलत दी हुई थी यूपीएससी ने भी। अब हम आते हैं सेकंड पे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कल इज 8। कहता है एक सर्कल और एक स्क्वायर के जो अधिकतम बिंदु हो सकते हैं इंटरसेक्शन के, वो 8 ही बिंदु हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। कैसे? ऐसे 8 पॉइंट हो सकते हैं जैसे ही हो गए। अगर ध्यान दोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही बिंदुओं पर काट सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। तो मेरे बच्चे बोथ 1 एंड 2 1 ओनली, सेकंड ओनली, यानी ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए यार सवाल में कह रहा है लेट एक्स एंड वाई बी द वॉल्यूम, एम एंड एन बी द मासेज ऑफ 2 मेटेलिक क्यूब पी एंड क्यू। कहता है 2 क्यूब हैं, एक का नाम पी है और एक का नाम क्यू है। ऐसे 2 क्यूब है, 2 घन है, ठीक है भाई। कहते हैं इनका नाम पी और क्यू है। ईच साइड ऑफ क्यू इज 2 टाइम्स दैट ऑफ पी। कहता है क्यू की हर भुजा की लंबाई पी से डबल है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इनकी साइड का जो रेशियो है वो 1:2 है। बिल्कुल ठीक है। एंड मास ऑफ क्यू इज 2 टाइम्स दैट ऑफ पी। और कहता है मास जो है ना क्यू का, वो भी मेरे बच्चे पी से डबल है।
P से डबल है, बात ठीक है। यहां तक किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब उसने सवाल में एक लाइन बोली, क्या, उस लाइन पे फोकस करना। उसने कहा N एंड M बी द मासेज ऑफ टू मेटेलिक क्यूब्स। कहता है M और N जो है ना, इनके मास है। यानी वो ये कह रहा है कि M/N इनके मासेस, M और N के मास है, मतलब M की वैल्यू अगर 1 होगी तो N की वैल्यू होगी 2। अगर मेरे बच्चे मैं आपसे पूछूं कि इनका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब हुआ 8। तो जो पहली लाइन उसने बोली क्या थी कि भैया लेट एक्स एंड वाई बी द वॉल्यूम्स, कि एक्स और वाई इनके आयतन है, एक्स और वाई आयतन है। तो एक्स और वाई अगर मेरे बच्चे वॉल्यूम होंगे तो ये वाला एक्स माना जाएगा, ये वाला वाई। यानी वाई की जगह आप 8 रख देना, एक्स की जगह आप 1 रख, या 1 की जगह एक्स, या एक्स की जगह 1 रख देना। तो सवाल में कह रहा है कि यदि u का मान m/x है तो m की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, और v का मान n/y है तो n का मान 2 है और y का मान 8 है। देखो v का मान n/y, तो अगर हम यहां से रेशियो लें तो v का मान आएगा 1/4, हाँ जी, और u का मान आएगा 1, u का मान आएगा 1। अगर मैं इनमें रिलेशन देखूं तो u और v को इक्वल करना है। तो भाई मैं ये समझ पा रहा हूं, अगर आप थोड़ा दिमाग दौड़ाएं, कि u की वैल्यू 1 है जबकि v की वैल्यू 1/4 है। यानी अगर मैं v की वैल्यू का 4 गुना कर दूं ना, इसका 4 गुना कर दूं तो इसके बराबर आ जाए, इसका अगर 4 गुना कर दूं तो इसके बराबर आ जाए। या आप क्या करें, u की वैल्यू 1 और v की वैल्यू 1/4 ऑप्शन में रख के देखो, फिर देखो कौन सा ऑप्शन बराबर दे रहा है। तो हम ये कहेंगे कि यार इसका 4 गुना ये वाली वैल्यू थी, यानी u इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहे हैं क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 1 मीटर इज फिल्ड कंप्लीटली विद वाटर। कहता है 1 मीटर भुजा वाला एक घनाभाकार बर्तन पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। देखो मेरे बच्चे, आप ये बात तो जानते होंगे कि 1 मीटर जो होता है ना, वो बेसिकली हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। तो सवाल में कह रहा है क्यूब है हमारे पास, और उस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो हमें निकालना है, और क्यूब की साइड दे रखी है 1 मीटर। तो अगर मैं क्यूब की साइड को a मानता हूं तो a की वैल्यू 1 है, तो मेरे बच्चे वॉल्यूम होता है a क्यूब, यानी साइड का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। तो हम कहेंगे कि 1 घन मीटर इसका वॉल्यूम है। और मेरे बच्चे अगर 1 घन मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, 100 का क्यूब लिखेंगे तो 6 जीरो, इतने घन सेंटीमीटर। ऐसा या इसके पीछे बताने का उद्देश्य ये है ताकि हम बातों को थोड़ा सा समझ पाए, डाटा जान पाए। अब मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इतनी बात जानते होंगे, पीछे कई सवालों में बात आई है कि 1000 घन सेंटीमीटर में मेरे बच्चे 1 लीटर पानी होता है। तो 1000 में 3 जीरो होती हैं, यहां 6 जीरो है, तो इसका मतलब इतने घन सेंटीमीटर में कितना पानी हो जाएगा भाई, इधर भी 1000 से गुना किया तो इधर भी 1000 से गुना किया, यानी 1000 लीटर। और ये जो डाटा है ये बेसिकली बराबर है आपका 1 घन मीटर के। यानी हम इस बात को भी आगे ध्यान रखेंगे कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी होता है, 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर पानी होता है। ये बातें हमारी टिप्स पे होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे, हम ये तो कह ही सकते हैं कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी होगा। तो अगर सवाल में आंसर लीटर में पूछा होता तो मेरा आंसर 1000 लीटर होता, इसमें मुझे कहीं दिक्कत नहीं थी। लेकिन कह रहा है जी इस लीटर को ना मिलीलीटर में बदल के बताओ। तो मेरे बच्चे, आपको पीछे एक सवाल याद होगा जहां मैंने ये टेबल आपको पढ़ाई थी कि यूनिट कैसे चेंज करनी है। ध्यान रखना, हमेशा शुरुआत में सबसे पहले यहां लिखते हैं क्या, किलो, फिर हेक्टा, फिर डेका, फिर बेस यूनिट। बेस यूनिट लीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है। अगर आप लंबाई नापेंगे, लेंथ नापेंगे तो मीटर में, अगर आप द्रव्यमान मापेंगे
तो लीटर में, और अगर आप वजन मापेंगे तो ग्राम में। वजन मापेंगे तो ग्राम में। फिर आता है मेरे बच्चे डेसी, सेंटी, मिली। तो इन डाटा को याद रखना। अगर मेरे बच्चे आपके पास डेका दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि भाई मिली कितना होगा, तो आप ये देखिए यहां से कितना चलना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 18 डेका लीटर में, 18 डेका लीटर में, 18 डेका लीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 18 डेका लीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो आपको देखना कितने स्टेप आगे जाना है। तो 1 2 3 4 स्टेप आगे जाना है, तो गुना करेंगे 10⁴ हाँ जी। अगर मेरे बच्चे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि मेरे पास 18 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, ये लीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लीटर, मीटर और ग्राम। तो अगर 18 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी ये वाली वैल्यू दे रखी है, और मुझसे पूछ रहा है कि कितने किलो किलोमीटर होगा, अगर 18 सेंटीमीटर इसे किलोमीटर में बदलो, तो आपको देखना पड़ेगा कितने स्टेप उल्टे चल रहे हो, 1 2 3 4 5। तो यानी गुना भाग दे दो 10⁵ से, या गुना कर दो 10⁻⁻5 से। हाँ जी, हमारे सवाल में 1000 लीटर को हम बदलना चाह रहे हैं मिलीमीटर में। तो मेरे बच्चे बताओ कि लीटर कहां है, तो सर ये रहा। तो 1000 लीटर है आपके पास, बिल्कुल ठीक है जी। इसको मेरे बच्चे आप बदलना चाह रहे हैं किसमें, मिलीमीटर में। तो यहां पे हो कितना आगे चलना है, 1 2 3 स्टेप चलना है, तो गुना कर दो 10⁻3। तो 3 जीरो यहां, 3 जीरो यहां, मतलब अगर इस चीज को मिलीमीटर में बदलोगे तो 6 जीरो आएंगे, यानी इतने मिलीलीटर मेरा राइट आंसर होगा। इस टेबल को रट लो, ध्यान रखो, पीछे भी कई बार डिस्कस हो चुकी है। तो ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे ये सवाल भी उसी टाइप का है, सीसैट 2020 का, ध्यान देना। कहते हैं यार 1 लीटर पानी, तो अभी पीछे बता के आया हूं मेरे बच्चे कि 1 लीटर जो क्वांटिटी होती है ये बेसिकली 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल में मैंने पीछे समझाया था कि भाई 1 लीटर जो होता है वो वॉल्यूम में अगर जाएंगे तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ वॉल्यूम में ही घन मिलीमीटर दिया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ वॉल्यूम ही बनाना चाहता हूं कि 1000 क्यूबिक घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होगा। और कह रहा है 1 लीटर का वजन है 1000 ग्राम, 1 लीटर का जो वजन है वो 1000 ग्राम है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, मैंने मान लिया। तो मेरे बच्चे अगर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर 1000 ग्राम के बराबर है, इसे मैं हटा भी दूं तो हम ये कह सकते हैं कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर का क्यूब। ये भी वही बात है और ये भी वही बात है, अलग नहीं है ना। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि सर 1 सेंटीमीटर का क्यूब या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो 1 ग्राम के बराबर है। क्यों? क्योंकि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर 1000 ग्राम, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ग्राम। अब मुझे कह रहा है कि यार इसे बदलो घन मिलीमीटर में, इसे बदलो किसमें, घन मिलीमीटर में। तो उसी ग्राफ पे आते हैं जहां मेरे बच्चे हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर पे जाना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर से मिलीमीटर पे जाना चाह रहे हैं। तो देखो यार, सेंटीमीटर यहां है और मिलीमीटर यहां है, तो कितनी पावर शिफ्ट करनी है, तो 10⁻1 ही आगे शिफ्ट होनी है इधर। तो अगर 10⁻1 ही शिफ्ट होनी है तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, 1 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर, तो क्यूब करेंगे तो यह आएगा 1000 क्यूबिक मिलीमीटर, 1000 क्यूबिक मिलीमीटर बराबर 1 ग्राम है। आपने कहा ठीक है। अगर सवाल ने यह पूछा होता ना कि भाई 1 ग्राम पानी का मतलब एक घन मिलीमीटर पानी का वजन 0.1 ग्राम हो, अच्छा कितने घन मिलीमीटर का, 1 ग्राम अगर पूछा होता तो हम कहते 1 ग्राम वजन जो 1000 क्यूबिक मिलीमीटर पानी का वजन होगा। लेकिन उसने पूछा 0.1, यानी यहां पॉइंट लगाना, तो इधर भी पॉइंट लगेगा, यानी एक अंक छोड़ के लगाते, यहां पे भी एक अंक छोड़ के लगेगा। तो हम कह देंगे 0.1 ग्राम वजन जो है ना मेरे बच्चे, वो सच बात है कि 100 क्यूबिक मिलीमीटर पे का होगा, 100 क्यूबिक मिलीमीटर का मेरे बच्चे इतना वजन होगा। तो ये होगा मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। लेकिन ये सारी कहानी इस टेबल पे है, इसलिए आंख बंद करके इस टेबल को पी लो।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर। कह रहा है यार, ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसकी लंबाई 20 है, चौड़ाई 8। कहते हैं इसके बारे में नीचे कुछ चीजें लिखी, उन पर विचार करिए। पहला पॉइंट है, इट इज पॉसिबल टू कट द सीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट्स। क्या सीट को ठीक 4 वर्गाकार सीटों में काटना संभव है? सवाल को बड़े ध्यान से सुनना। कह रहा है कि क्या 4 वर्गों में काटा जा सकता है। वो ये नहीं कह रहा कि 4 बराबर वर्गों में काटना है, उसने कहा कि क्या एग्जैक्ट हो, 4 स्क्वायर काटे जा सकते हैं इसके अंदर। एग्जैक्ट का मतलब है ना कम ना ज्यादा, 4 काटने, लेकिन इक्वल साइज के नहीं है। तो मैं ऐसे में ट्राई करूंगा तो सबसे पहले ये देखूंगा यार बड़े से बड़ा क्या बन सकता है। तो बड़े से बड़ा तो 8 का ही बना सकते हैं कि भाई 8 है, ये साइड 8 है, ये भी 8 बना लो, एक बन जाएगा। तो 8, अगला भी 8 का बना दो। लेकिन इससे अगला 8 का नहीं बनेगा, क्योंकि 8 और 8 16 हो गया। तो बची कितनी ये साइड, 4 बची। अब ये 4 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 8 है, सीधी सी बात है। अब क्या किया जाए? अब मेरे बच्चे 4 है तो वर्ग बनाना है, तो 4 ही साइड ली जा सकती थी, यहां 4 ले लेते हैं, यहां पे भी 4 है, तो एक वर्ग तो ये बन जाएगा। अब 8 में ये 4 है तो बाकी बची 4, तो एक वर्ग। तो 1 2 3 4, यानी एग्जैक्टली मेरे बच्चे 4 स्क्वायर बनाए जा सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इससे डी ऑप्शन काटा लग गया कि भाई पहली सही है। सेकंड में कह रहा है इट इज पॉसिबल टू कट द सीट इनटू 10 ट्रायंगुलर सीट्स ऑफ इक्वल एरिया। कहता है क्या 10 बराबर क्षेत्रफलों में किसी रेक्टेंगल को काटा जा सकता है। देखो मेरे बच्चे, जब भी नंबर ऑफ ट्रायंगल इवन हो, जब भी नंबर ऑफ ट्रायंगल इवन हो तो ये पॉसिबल रहेगा। इफ नंबर ऑफ ट्रायंगल आर इवन देन इट इज ऑलवेज पॉसिबल। क्यों होगा पॉसिबल, समझाता हूं, ध्यान से समझना। मेरे बच्चे, ये मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है। आपने ये बात तो हमेशा ही पढ़ी होगी कि कोई भी मैं रेक्टेंगुलर ले लूं, किसी भी साइज की ले लूं, जरूरी नहीं है कि वो वर्ग, कोई भी रेक्टेंगल ले लूं। अगर मेरे बच्चे में बीचों बीच ऐसे लाइन खींच दूंगा ना, तो ये 2 इक्वल एरिया में बांट देगी, 2 इक्वल एरिया में ये बांट देगी। चाहे मैं पैरेललोग्राम ले लूं, चाहे मैं रेक्टेंगल ले लूं, चाहे मैं स्क्वायर ले लूं, चाहे मैं रोम्बस ले लूं, विकर्ण जो होते हैं वो 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटते हैं। तो अगर मुझे 10 ट्रायंगलें बनानी है ना, तो मुझे इसे 5 बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा। ऐसे मेरे बच्चे मैंने 5 हिस्सों में बांट दिया, तो ये पांचों बराबर क्षेत्रफल के बांट दिए, 1 2 3 4 5। अब मैं बीचों बीच लाइनें खींच दूं ऐसे, तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका, ऐसे खींच दूं तो जितना इसका होगा उतना ही इसका, ऐसे खींच दूं जितना इसका होगा उतना ही इसका। तो देखो 10 ट्रायंगलें बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे कुल मिला के 10 बराबर हिस्सों में हमने इसे तोड़ दिया। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे हम 10,000 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इवन नंबर ऑफ ट्रायंगल होनी चाहिए, सम संख्या में होनी चाहिए, तो ही आप ऐसा कर पाएंगे। तो मेरे बच्चे सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट है, मतलब बोथ 1 एंड 2, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, सवाल है यूपीएससी सीसैट 2023 का। देखिए यहां से है ना थोड़े से सवाल, मतलब
वो वाले दे दिए जो थोड़े टाइम टेकन प्रोसेस के क्वेश्चन है। यहां से मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली रीजनिंग ओरिएंटेड सवाल है, समझना ध्यान से। क्या कह रहा है? कहता है रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजर दिस मीटर इन लेंथ एंड 2.2 मीटर इन ब्रेड्थ। कहता है कि रेक्टेंगुलर फ्लोर है, 4 मीटर लंबा है, यानी 400 सेंटीमीटर लंबा है मेरे बच्चे, 400 सेंटीमीटर लंबा है और 220 सेंटीमीटर चौड़ा है। कह रहा है यार हमें इसके अंदर है ना टाइलें सेट करनी 140 बाई 60 की, वो सेंटीमीटर में थी इसलिए मैंने सेंटीमीटर लिया। इस तरीके से टाइलें सेट करनी है कि वो एक दूसरे को ओवरलैप भी ना करें, और टाइल को किसी भी ओरिएंटेशन में हम सेट कर सकते हैं, और जो इसके किनारे होने चाहिए वो फ्लोर के पैरेलल होने चाहिए, नहीं फ्लोर के ऊपर लगने चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल दैट कैन बी एकोमोडेटेड ऑन द फ्लोर। तो बताओ यार फर्श पे कितनी टाइलें आ सकती है? हर एक टाइल का एरिया दे रखा है 140 बाई 60। देखो यार अगर ये मैथ का सवाल होता ना तो हम सीधा कहते हैं कि भाई 140 बाई 60 का टाइल है, तो भैया पूरे फर्श का एरिया हो गया 400 गुना 220, और टाइल का जो एरिया आ गया वो आ गया 140 गुना 60। काटेंगे भाई, तो यहाँ से 0 0 से 0 0 काटा, 2 तिया 6, 2 साते 14, तो आंसर आया 220 बटे 21। तो 21 दाई 10, 210, यानी 10 प्लस टाइलें लगेंगी, लेकिन पूरी टाइलें 10 लगेंगी। अगर मैथ का सवाल होता तो मेरे बच्चे ये आंसर आता, है ना? लेकिन ये सवाल है 10 ऑप्शन में, दिख भी नहीं रहा। अच्छी चीज है कि उसने ये सेट किया। कह रहा फर्श पर अधिकतम कितनी टाइलें आ सकती हैं। ध्यान रखना कि हम ये वाला जो फार्मूला लगाते हैं कि टोटल एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में एरिया ऑफ टाइल, ये तब लगाते हैं मेरे बच्चे जब सारी टाइलें वर्गाकार आकार की हों, है ना? ये गलती सबसे ज्यादा होती है। वर्गाकार आकार की टाइलें हों और टाइल का जो साइज हो वो हमें डिसाइड करना हो, और हम जो डिसाइड करते हैं वो हमेशा इन दोनों का एचसीएफ लेते हैं। लेकिन यहां दे दिया रेक्टेंगुलर टाइलें, तो यहां हमें सेट करनी पड़ेगी कि भाई एक जो टाइल है ना, एक जो टाइल है वो मेरे बच्चे ये समझो टाइल है। ऐसे करके टाइल है हमारे पास, ये सारी टाइलों का एरिया सेम है। ये जो लेंथ है ये 60 होगी, बड़े वाली लेंथ 140 होगी, ये 60 हो गई, ये 140। हमें इसमें सेट करना है, मतलब अब आप बन गए दिहाड़ी मजदूर और मिस्त्री, राज मिस्त्री जिसे हम कहते हैं, और अब आपको काम करना होगा इसमें। अब हमें ये देखना है कि मैक्सिमम डाटा सेट हो जाए, नहीं मैक्सिमम टाइलें सेट हो, तो क्या तरीका हो सकता है? तो मेरे बच्चे तरीका ये होगा कि एक टाइल यहां सेट कर दे रहे हैं, ठीक है, यहां, दूसरी भी यहां कर दे रहे हैं, तीसरी यहां कर दे रहे हैं, चौथी यहां कर दे रहे हैं, पांचवी यहां कर दे रहे हैं, छठी यहां कर दे रहे हैं। भाई कहानी ये है, समझ के चलना थोड़ा सा, कि अगर ये साइड 60 है तो 60 को इससे भाग देंगे तो मैक्सिमम कितनी सेट की जा सकती है? 6 6 36, 6 तो सेट हो ही सकती है। तो मैंने 1 2 3 4 5 6, 6 मैंने 60 सेट कर दी, यानी 60 60 की सेट हो गई। पक्की बात है जी। अब बचा कितना बाबू एरिया? तो आपका कहना होगा जी बचा हुआ जो एरिया है वो हम हमारे पास बचा है, अगर 60 60 की 6 टाइलें यहां से सेट होगी तो 6 6 36, 360 सेट हो गया, तो 40 सेंटीमीटर बचा हुआ भैया, यहाँ 40 सेंटीमीटर बचा हुआ। और ये 140 सेंटीमीटर लंबाई है, तो 220 में 140 गया, तो ये वाली कहानी 80 सेंटीमीटर की बची हुई है। ये वाली कहानी मेरे बच्चे 80 सेंटीमीटर की बची हुई है। अब हम मैक्सिमम जो सेट कर पाएंगे डाटा वो इस तरीके से,
कि भाई ये टाइल है, अब इस सेट टाइप में सेट करते हैं। एक टाइल है यहां सेट कर देते हैं, दूसरे वाली यहां सेट कर देते हैं, तीसरे वाली यहां सेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जी सेट? इसलिए सेट नहीं होगी सर, क्योंकि ये लेंथ 140, ये लेंथ 140, तो ये लेंथ हो गई 280 यहां से यहां तक की। और अब जो लेंथ बची है वो 120 ही बची है। अब बची है मेरे बच्चे 120। अब क्या दिमाग दौड़ाया जाए कि मामला सेट हो जाए। अब अपने पास यहां 120 बची है, यहां ये वाला हिस्सा 40 बचा हुआ है, ये अपने पास पूरा 220 बचा हुआ। अब क्या दिमाग दौड़ाएं, कैसे दिमाग दौड़ाएं कि बात बन जाए। अगर आप ये सोच रहे हैं, मैं इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल लेके आता हूं ताकि आपको अनुभव हो जाए। हाँ, अब थोड़ा प्रैक्टिकल लगेगा, टाइल सेट नहीं होती दिखेगी, ज्यादा मजा आएगा आपको समझने में। कि सर ये 120 सेंटीमीटर बचा हुआ है और ये 40 बचा हुआ है, ये 60 है, तो ये 80 में से ये 20 बचा हुआ है। अब कहीं और टाइल सेट कर सकते हैं, ओवरलैप हम टाइल को कर नहीं सकते। ओवरलैप मेरे बच्चे हम टाइल को सेट कर नहीं सकते। तो कोई और तरीका कहीं और इसमें सेट हो जाए, तो आप कहेंगे हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसे लंबाई में 120 ला नहीं सकते, ऐसे 140 करेंगे तो 60 यहां नहीं है, सेट नहीं होगी, मामला गड़बड़ हो गया। यानी 8 टाइलें सेट हो गई। अगर मेरे बच्चे इस सवाल का ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन 8 होता ना, तो मेरे लिए वही आंसर होता। लेकिन अगर मेरे बच्चे इसमें बड़ा ऑप्शन नो है, तो हमें यहां पॉलिसी अपनानी होगी ऑप्शन रिजेक्शन की, कि भाई 8 तो सिद्ध हो रहा है इसमें, तो अपने को कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं, अपने को सेट करके देखना कि नो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि ये सवाल अरेंजमेंट बेस है, रीजनिंग पे आधारित सवाल है, तो इसलिए हमारा टारगेट मैक्सिमम वाला होगा। अगर ऑप्शन में 10 होता तो मैं पहले 10 को पकड़ता, उसे कैसे कैंसिल किया जा सकता है कि 10 नहीं बन सकती, फिर 9 को बना के देखता। अब देखते हैं, 8 तो बन गई, ये तो तय। यानी अगर मुझे तुक्का भी लगाना है तो मैं 8 और 9 में से कोई एक लगाऊंगा, ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे। अब मेरे भाई मैं देखता हूं कि 9 किस तरीके से बना सकते हैं। आ जाए। अब 9 टाइलें कैसे सेट हो सकती उस बात पर दिमाग दौड़ाते हैं। भाई हमें 9 टाइलें भी तो सेट करनी है, तो हमने इधर से अगर इस तरीके से टाइलें सेट की तो टाइलें सेट नहीं हुई, 8 ही हुई। अब भाई अगर आप मिस्त्री हैं और आपने ये वाली टाइलें सेट करके देखी हैं यहां इस पोजीशन में, यहां इस तरीके से, तो नहीं बन रही थी बात। तो इस बार नए वाले मिस्त्री बन जाइए आप। नए वाला मिस्त्री क्या होगा? नए वाला मिस्त्री ये जानता है ये 60 है, ये 140 है, वो इस वाली टाइल को सेट करेगा इस बार पहले। भाई इसको सेट कर लेते हैं, भैया तो लंबाई के हिसाब से सेट कर लेते या चौड़ाई। तो ये हो गई जी 60 और 60 120। अभी भी एक सेट और हो जाएगी। ये सेट यहां नहीं होगी, क्योंकि अगर यहां सेट करने चले गए तो 6 चौक 24 240 चाहिए थी, जबकि था 220। मतलब यहां मेरे भाई ये तय रहा कि केवल और केवल 180 सेंटीमीटर सेट हुआ डाटा। अगर 180 सेंटीमीटर सेट हो गया तो यहां जो डाटा बच रहा है वो कितना बच रहा है? 40 बच रहा है। हाँ जी, ऐसे ही मेरे भाई अब यहां सेट करने लगे इन्हें तो भी सेम ही काम होगा। एक, दो, तीन, 6 टाइलें सेट हो गई। ये 280 हो गया, फिर 120 बचा। अगर 120 बचा तो इसे सेट करने जाएंगे तो भैया एक यहां सेट हो जाएगी, एक इससे अगली यहां सेट हो जाएगी, बस फिर गुंजाइश खत्म हो जाएगी। बनेगी नहीं है पूर। ध्यान से देखोगे 140 140 है, 280 और 120 कितना हो गया? 400। तो यानी यहां तो जगह बची नहीं। अब यहां जगह बची हुई है आपकी 80। अब यहां क्या कर सकते हैं? हाँ, यहां इन टाइलों को सेट कर सकते हैं जी। एक, एक और लगा दी।
क्योंकि इसमें तो किसी को दिक्कत होगी नहीं। लेकिन यहां पे भी दिक्कत होगी। दिक्कत यहां क्या होगी? यहां दिक्कत ये होगी कि भैया यहाँ 60-60 120 है और ये 140, और यहाँ जगह ही 60 बच रही थी ना, 40 बच रही थी, तो ये 60 वाली सेट ही नहीं होगी। तो मेरे बच्चे 6 और 2 8 ही सेट हो रही हैं इस तरीके से। लेकिन मैंने कहा कि बड़े वाले को जब तक पूरी तरीके से गलत सिद्ध ना हो जाए तब तक का काम नहीं छोड़ना है। उसने बड़े वाला आंसर नो दिया था, तो हमें इसको नो ही तरीके से सेट करके देखना है कि क्या किसी तरीके से पॉसिबल हो सकती है। अब एक तरीका ये पकड़ सकते हैं हम कि अगर मेरे बच्चे एक यहां सेट करते हैं, ठीक है, अगला यहां सेट कर देते हैं 2 3 4, कर दिया जी सेट। अब यहां कितनी सेट हो चुकी है? 6 6 6 6 6 चौक 24, यानी 240 सेंटीमीटर लेंथ जा चुकी है। बची कितनी मेरे बच्चे यहां से यहां तक पे? अब 160 सेंटीमीटर लेंथ बची है। 160 सेंटीमीटर लेंथ बची हुई है। अब दिक्कत कहां फंस रही है उस बात पर चर्चा करते हैं कि अगर मैं यहां पे एक टाइल ये वाली लगा दूं, ये वाली यहां लगा देता हूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इस तरीके से सेट करने में। अब यहां कितनी जगह बच गई? तो सर यहां 160 थी, तो 160 में से 140 चली गई तो 20 बच गई, तो ये जगह बच गई 20। ठीक है, अब और कहां कहां ऑप्शन है? अब यहां पे तो पूरी गुंजाइश बच रही है सर। कैसे भाई? ये 140 ही तो यूज हुई है। अगर यहां से यहां तक 140 है, ये 220 है, तो ये 80 बच रही थी, तो 80 में 60 यूज हो गई, ये 20, ये तो यानी बेकाम की जगह होगी, इस पे तो कोई यूज ही नहीं होगा। अब सेम ऐसा ही आगे भी रिपीट कर सकते हैं हम इसको, एक टाइल और लगा देंगे, ये भी ठीक है। ये डाटा जानते हो कितना यूज हो गया? 280। कैसे? क्योंकि 140 और 140, बिल्कुल ठीक है। अब क्या कहानी है मेरे दोस्त? अब मेरे पास ये वाला सारा एरिया बचा हुआ है, ये 60 है, तो ये अपने पास 220 में से 60 घटाएंगे तो 160 हाइट बची हुई है। और टाइलें कितनी सेट हो चुकी हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेट हो चुकी हैं। अब मेरे बच्चे मैं क्या करता हूं, यहां पे इन टाइलों को सेट करता हूं। एक टाइल यहां सेट करते हैं और एक टाइल यहां सेट कर देते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। क्यों? और ये पूरी ही होंगी, मतलब यहां पे ले आना इसको, पूरी क्यों होंगी ध्यान से देखना, क्योंकि यही लेंथ बचेगी। अब देखो ये 60 है, ये 60 है, तो 60 और 60 120, तो 120 और 280 कितना हो गया? 400। और हमें यही करना था। अब कितनी हो चुकी हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइलें मेरे बच्चे सेट हो गई। अच्छा, इधर हमारे पास 160 जगह बची थी, तो उसमें से 140 यूज कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा मेरे बच्चे वो 9 हो जाएगा। देखिए थोड़ा बड़ा सवाल है और प्योर लॉजिकल या प्योर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सेट कर करके देखना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों में अगर आप उस सिचुएशन में जहां तुक्का लगा सकते हैं, तो आप सबसे पहले तुक्के को शॉर्ट शॉर्ट करने की कोशिश करिए कि उसकी परसेंटेज बढ़ाया जा सके। तो 8 9 में से किसी एक को टिक कर लेते हैं, 6 7 तो आंसर नहीं होना था। देखिए मेरे बच्चे, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, यूपीएससी सीसैट 2023 में। सवाल में कह रहा है क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस सेंटीमीटर इज पेंटेड रेन डैड। मेरे बच्चे इसकी पहले एक फिगर बना लेते हैं, बेसिक फिगर, जिसके थ्रू हम बात को समझ पाए। तो बेसिक फिगर को अगर हम समझना चाह रहे हैं तो बेसिक कलर में ही बनाते हैं। ठीक है जी, इसके बाद वाला ले लेते हैं। इसने डायमेंशन क्या देखिए, 7 5 3, तो 7 लंबाई होगी भाई,
5 चौड़ाई हो गई और 3 हो गई इसकी हाइट। ठीक है, देखो ध्यान से यार, क्लियर भाई? तो इस तरीके का मेरे बच्चे ये क्यूब दिखाई देगा आपको। ये मेरे बच्चे एक क्यूब है, ठीक है जी। इसकी जो डायमेंशन दे रखी है 7 5 3 भुजाएं दे रखी हैं। तो एक भुजा को 7 मान लो, एक को 5 मान लो, एक को 3 मान, रुक जा, एक को 3 मान लेते हैं मेरे बच्चे। ओके रिपोर्ट है जी। आई, अब सवाल में क्या कह रहा है, इसके जो फेसिज हैं वो 7 5 5 3 और 7 3 सेंटीमीटर वाले समूह को प्रत्येक के। अच्छा, जो 7 बाई 5 का उसको रेड कलर से पेंट किया गया, 7 बाई 5 का, यानी इसको रेड कलर से पेंट किया गया है मेरे बच्चे। तो ये वाला हिस्सा रेड कलर में है। उसके बाद कह रहा है कि 7/3 वाला जो 7 5 हो गया, फिर 5 3 वाले हिस्से को हरे रंग से, 5 3 वाले हिस्से को। तो मेरे बच्चे देखो, ये 5 होगी और ये 3 है, तो कह रहा है इसे हरे रंग से पेंट किया गया भाई। और कह रहा है जो 7/3 का है उसे नीले रंग से रंगा गया है। तो ये 7 ही होना था और ये 3, तो ये वाला जो है मेरे बच्चे ब्लू कलर से पेंट है। तो ऐसे करके ये अलग अलग तरीकों से पेंट किया हुआ मेरे बच्चे। ओके रिपोर्ट है। अब सवाल में क्या कह रहा है आगे, तब इस घनाभ को काटकर प्रत्येक 1 सेंटीमीटर भुजा के विभिन्न घन अलग कर दिए जाते हैं। कहते हैं इसको ना काटा गया और 1 सेंटीमीटर की साइडें बनाई गई हैं, 1 सेंटीमीटर की साइडें बनाई गई हैं, 1 सेंटीमीटर की साइडें बनाई गई हैं। देखो, अगर ये 5 सेंटीमीटर इसकी मान लो, ये वाली भुजा मैंने मान ली, तो इसका मतलब इसके अंदर 1 सेंटीमीटर के क्यूब बनाने तो 5 कट मारने पड़ेंगे। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, 5 कट लगाने पड़ेंगे तभी बात बनेगी। तो 1 कट, 2 कट, 3 कट हो गए। अरे यार, चौथा कट यहां लगा देते हैं। ठीक है जी, आइए। इस तरीके से मेरे बच्चे इसमें 5 कट लग गए हमारे। अब ये वाली लेंथ अगर 7 है तो नेचुरल सी बात है ऐसे 7 कट मारने पड़ेंगे हमें। ठीक है, ऐसे 7 कट लेने पड़ेंगे भाई। एक कट यहां से यहां आएगा, इस तरीके से 7 कट लगेंगे। अगर 7 कट मारने हैं तो 6 लाइनें खींचनी पड़ेंगी, 3 खींच दी, 3 और खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, ठीक है। एक लाइन और खींचते ही काम बन जाएगा अपना। तो 7 कट मेरे बच्चे इस तरीके से लगेंगे। हाँ जी, किसी भाई को कोई दिक्कत है? और ये साइड है 3, तो इसका मतलब 3 कट लगेंगे क्योंकि 1 1 सेंटीमीटर की बनानी है राजा।
तो 1-1 सेंटीमीटर की बनानी है भाई, तो यहां से 3 कट लगा देते हैं। एक, यानी 2 लाइनें खींचनी पड़ेगी अगर 3 सेंटीमीटर की कट है, तो 3 कट यहां से लग गए। और राजा यहां से भी कुछ कट लगाने हैं, तो यहां 5 है तो ये 5 ही कट लगने थे भाई इससे। तो 1 कट, दूसरा कट, तीसरा कट और चौथा कट, यानी ये 5 कट यहां हो गए। और 3 कट फिर यहां से व्हाइट वाले घूमने थे। तो मेरे बच्चे ये रंग बिरंगा इस तरीके से क्यूब बना होगा, और इस तरीके से जब इसे काटेंगे तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और पूरा बाहर खिल जाएगा। ठीक है, ये कलर किया हुआ है। सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है यार देर, तो इन कथनों पर विचार करिए कौन सा सही कौन सा गलत। देर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉलर क्यूब्स विद नो पेंट्स। कहता है 15 ऐसे क्यूब है जिनके ऊपर कोई पेंट नहीं है। तो देखो मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। भाई ये तो तय है कि जब हम इसे काटेंगे ना, तो बिल्कुल बीच, जैसे 3 लाइनें हैं, काटेंगे तो 3 लाइनें होंगी, 1 2 3। इस लाइन में ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी क्यूब होंगे सारे किसी न किसी कलर से पेंट होंगे। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही इस वाली लाइन को काटेंगे तो इस लाइन के भी उस तरफ फेस देखोगे तो सारे किसी न किसी कलर से पेंट होंगे। बात समझ में आती है? तो हम ये कह रहे हैं कि जो बीच वाली लाइन आएगी ना कट के, तो बीच वाली में इससे नीचे जब जाओ, देखो ये पेंटेड है, 1 2 3 4 5, और यहां पे ये पेंटेड होगा, इसके अंदर वाला 1 2 3 ये पेंटेड होगा। यानी जब कटेंगे ना, तो ये ऊपर की लेयर अगर मैं हटा दूं पूरे में से, तो उसके बाद ये वाला, इसके अंदर वाला 2 3 4 5 और 1 2 3, ये ऐसे होंगे मेरे बच्चे जो पेंटेड नहीं होंगे। ध्यान देना, जिसका कोई हिस्सा पेंट नहीं होगा। फिर से अपनी बात समझाता हूं। देखो इस लाइन के, यानी इस वाली लाइन के जितने भी क्यूब उठाओगे ना, सारे पेंटेड होंगे किसी ना किसी कलर के, किसी ना किसी कलर में पेंटेड होंगे, इसके और इसके। लेकिन अगर मैं ये वाला पूरा पीस हटा दूं, यहां से यहां तक का ये सारे पीस हटा दूं, कितने क्यूब हैं? 35, 7 और 5 35, 35 क्यूब अगर ये हटा दूं यहां से, तो उसके बाद जो निकलेंगे ना, तो उसमें ऊपर वाले पे पेंट होगा, इधर वाले पे पेंट होगा, लेकिन बीच वाले 1 2 3 4 5 जो बीच में आएगा, 1 2 3 4 5, उन पे ऊपर कोई भी पेंट मेरे बच्चे नहीं होगा। तो कुल मिला के यही हमसे सवाल में पूछ रहा है कि भाई कितनों पे पेंट नहीं होगा। तो 1 2 3 बीच में यहां आएंगे और 5 बीच के यहां, यानी 5 गुना 3 मेरे बच्चे 15 क्यूब ऐसे होंगे जिनपे कोई पेंट नहीं होगा। देखो यार रीजनिंग का सवाल है, बाकी लॉजिक दौड़ाओगे, थोड़ा गहराई से समझोगे तो समझ में आएगा। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। देखो मेरे बच्चे, सेकंड में कह रहा है देयर आर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब्स। कहता है कुल मिला के 6 स्मॉल क्यूब्स है जिनके 2 फेसेस में एक पेंट ग्रीन से है और एक पेंट ब्लू से है। तो ऐसा नहीं है। उसका कारण क्या है कि मेरे बच्चे, ये वाला जो क्यूब होगा, ये वाला जो क्यूब होगा, ये वाला क्यूब ऐसा होगा जिसका एक फेस ब्लू से और एक फेस ग्रीन से। ऐसे ही एक ये वाला होगा और एक इस तरफ का मिलेगा और एक इस तरफ का मिलेगा। तो कुल मिला के 4 बनेंगे, 1 2 3 और इसी तरीके से 4। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऐसा करने पे 4 फेसेस बनेंगे, 6 नहीं बनेंगे। अगर यहाँ 4 होता तो आंसर ठीक होता, 6 है तो गलत है। यानी सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो मेरे बच्चे इसका मतलब ऑप्शन ए ही मेरा राइट आंसर है।